साल 2001 में जब गुजरात में मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने कुर्सी संभाली, तो जिस एक विषय पर नरेंद्र मोदी ने बतौर मुख्यमंत्री सबसे ज्यादा जोर दिया था और बाद में यही विषय सीधे तौर पर मैं कहूंगा कि नरेंद्र मोदी साहब के राजनीतिक पूरे सफर का और करियर का सबसे ठोस विषय बना, वो था गुजरात का आर्थिक विकास, गुजरात मॉडल तैयार करना। और इसके लिए नरेंद्र मोदी क्या करते थे? नरेंद्र मोदी सिर्फ देश के भीतर गुजरात को मजबूती के लिए संसाधन जुटाने का प्रयास नहीं करते थे। सिर्फ नरेंद्र मोदी एक राज्य से या देश के उद्योगपतियों को गुजरात तक लाने का काम नहीं करते थे, बल्कि नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर एक देश के प्रधानमंत्री की, जैसे देश का कोई प्रधानमंत्री होता है तो वो विदेशों का दौरा करता है और विदेशों में जाकर जो विदेशी सरकारें रहती हैं, जो वहां के उद्योगपति रहते हैं, उन्हें अपने राज्य में आने के लिए आमंत्रित करता है और आकर्षित करता है। ठीक उसी तरह बतौर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ये काम किया करते थे। तब वो जापान, सिंगापुर, चीन, इन तमाम देशों की यात्राओं पर जाया करते थे और इसका जो असर हुआ वो आज तक भारत देख रहा है, वो आज तक गुजरात में नजर आ रहा है। सबसे ज्यादा जो विकास के लिए एक मॉडल बना वो गुजरात बना। आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, तीसरे टर्म का उनका कार्यकाल चल रहा है और इस बीच एक नया चेहरा निकल कर आ रहा है जो हूबहू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रास्ते चलता नजर आ रहा है, जो ठीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह ही अब अपने राज्य में विकास को लाने के लिए, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए विदेश की यात्रा पर निकल रहा है। लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क है, जब नरेंद्र मोदी जाते थे तो नरेंद्र मोदी सूट बूट में भी नजर आते थे विदेशों में। उनका पहनावा जो रहता था वो विदेशियों जैसा भी कई बार झलक जाता था। लेकिन अब जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने जापान और सिंगापुर के दौरे पर गए हैं, तो इस दौरे में जाने वाले योगी आदित्यनाथ भारत के पहले ऐसे संवैधानिक पदाधिकारी बन गए हैं जो भगवा वस्त्र धारण कर भारत सरकार की ओर से, एक प्रदेश की सरकार की ओर से विदेशी दौरे पर गए और इसीलिए अब इस दौरे को लेकर पूरे देश में चर्चा शुरू हो गई है। चर्चा कई मायनों में हो रही है और एक जो इसका सबसे बड़ा प्रसंग निकल कर आ रहा है वो ये कि क्या ये भविष्य की तैयारी है, क्या ये भविष्य में जो भारत को एक नया शक्तिशाली नेतृत्व मिलने वाला है उसकी एक झलक है। 2027 में, यानी कि अगले साल, कुछ महीने अभी बाकी हैं, 9 से 10 महीने बाद ही 27 लग जाएगा, उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे। 2027 का उत्तर प्रदेश चुनाव पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद अहम होने वाला है। यही चुनाव कहा जा रहा है कि 2029 का सेमीफाइनल भी होगा। यह चुनाव कहीं ना कहीं पूरे विपक्ष को भी इससे बहुत उम्मीदें हैं। जिस लिहाज से 2024 में उत्तर प्रदेश में भाजपा को नुकसान उठाना पड़ा था, जो लोकसभा में सीटें भाजपा की 33 हो गई थी, उससे 27 सीधे तौर पर स्पष्ट संदेश होने वाला है। 27 का चुनाव सीधे तौर पर 29 का नतीजा होगा। जो 27 में होगा वही 29 में भी देखने के लिए मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखो, मैं पक्ष विपक्ष की बात अभी नहीं कर रहा हूं, सीधे मैं बह रहा हूं। अगर 2027 में योगी आदित्यनाथ वापस सत्ता में आते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसी बहुमत के साथ रिपीट होती है, तो 29 में सवाल ही नहीं उठता किसी तरह के चर्चा का, किसी तरह के विश्लेषण का। और मैं संभावित तौर पर मान भी लेता हूं कि अगर सरकार नहीं आती है, 1 मिनट की संभावना के लिए, तो ये 29 में भी तय हो जाएगा। इसीलिए उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो हर महीने में अहम है। लेकिन इससे पहले जब 2022 में चुनाव हुए, तब योगी आदित्यनाथ ने यह ठान लिया था कि वो उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन जो इकोनॉमी है डॉलर की, वो बनाकर रहेंगे। लेकिन उसके लिए सिर्फ देश के भीतर के संसाधन उपयुक्त नहीं है। योगी आदित्यनाथ देश भर में तो प्रयास करते ही करते हैं। अब उस काम को और तेज करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर करने के लिए और निवेश लाने के लिए योगी आदित्यनाथ विदेश के दौरे पर जा रहे हैं। और ये विदेश का दौरा 3 मायनों में पूरी राजनीति को पलट देने वाला, पूरे उत्तर प्रदेश के समीकरण को पलट देने वाला होगा। कौन से 3 मायने? पहला,
अर्थव्यवस्था। जाहिर सी बात है 2027 से पहले योगी आदित्यनाथ पूरे उत्तर प्रदेश को सबसे बड़ा और सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था वाला राज्य बनाना चाहते हैं। उसके लिए वो जो प्रयास कर रहे हैं, वो फिलहाल देश में हो रहे हैं और अब जब वो विदेश से इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे, विदेश से निवेश लेकर आएंगे, तो 2027 के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के पास अवसर ही अवसर होंगे। उत्तर प्रदेश की जनता के पास योगी आदित्यनाथ को मतदान देने का वैसे तो अनेक कारण है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा कारण होगा। दूसरी सबसे बड़ी वजह, योगी आदित्यनाथ सिर्फ भारत उत्तर प्रदेश के लिए नहीं जा रहे, बल्कि एक भारत की संस्कृति को पूरी दुनिया को दिखाने जा रहे हैं। भारत की सांस्कृतिक शक्ति को पूरी दुनिया को दिखाने जा रहे हैं। जब भगवा पहनकर योगी आदित्यनाथ सिंगापुर की जमीन पर उतरे, तो जो सिंगापुर के सरकार के लोग थे वो भी देख रहे थे कि हमारे सामने जो आए हैं ये कोई साधु संत बस नहीं है, ये भारत के एक सबसे बड़े सूबे, सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं और ये भारत की संस्कृति है, ये भारत की पहचान है कि वहां आप मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो आपका पहनावा नहीं बदल जाता। वहां पर कोई सरकार पर आने के बाद ये नहीं हो जाता कि आपको अपनी संस्कृति छोड़नी पड़ती है, आपको अपना धर्म छोड़ना पड़ता है, बल्कि आप अपनी धार्मिक मूल्यों, आप अपनी संस्कृति, आप अपने पहनावे, आप अपनी भाषा, आप अपने लिंग शैली सब में रहकर भी भारत का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। यह भारत में विविधता में एकता वाली जो ताकत है उसका प्रदर्शन होगा। और खास तौर पर जापान एक ऐसा देश है जहां पर बौद्ध धर्म प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जापान एक ऐसा देश है जहां का समाज, जहां के लोग अपनी संस्कृति से इतने ज्यादा जुड़े हुए हैं, जो शायद मैं कहूंगा कि दुनिया के किसी दूसरे देश में ऐसा देखना नहीं मिलता होगा। उस देश में जब योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, अभी पहले तो सिंगापुर गए हैं, उसके बाद जापान जाएंगे, तो कई संदेश जापान में भारत की ओर से जाएंगे। पहला संदेश तो यही रहेगा कि आज भी भारत अपनी संस्कृति और अपने धर्म के प्रति कितना सजग है। दूसरा, एक मुख्यमंत्री जो साधु भी है, जो अपनी संस्कृति से भी जुड़ा हुआ है, लेकिन अपने राष्ट्र के लिए, अपने राज्य के लिए विदेशी यात्रा कर रहा है, विदेश में आ रहा है, इन्वेस्टमेंट लेने आ रहा है, तो किस तरह भारत के लोग हैं जो इस वक्त भारत की प्रगति के लिए काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में भारत कितना प्रगति करने वाला है, कितना ग्रो करने वाला है, भारत की इकोनॉमी कितनी ऊपर जाने वाली है, यह भी संदेश जाता है। और जो तीसरा और सबसे अहम संदेश है, ये मुझे लगता है कि उन लोगों के लिए है जो भविष्य में योगी आदित्यनाथ को भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर अभी से देखने लगे हैं। सत्ता परिवर्तन, या सत्ता में मैं कहूंगा कि नेतृत्व परिवर्तन भविष्य में कभी ना कभी तो होगा, लेकिन जब भी नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा आती है कि नरेंद्र मोदी साहब के बाद भाजपा में वो कौन सा चेहरा होगा जो नरेंद्र मोदी जैसी ही पूरी बादशाहत को, जो पूरी राष्ट्रीयता को बरकरार रखेगा, तो पहला नाम आता है योगी आदित्यनाथ का। अब देखिए, जाहिर सी बात है कि योगी आदित्यनाथ का ये विदेशी दौरा सिर्फ और सिर्फ एक राज्य का फैसला नहीं होगा, इसके पीछे बहुत बड़ा मंथन भी हुआ होगा। हो सकता है इसके पीछे खुद नरेंद्र मोदी साहब हो सकता है इसके पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो। मैं अभी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं आगे वाली और कुछ तस्वीरें देखना चाहता हूं, इसके बाद मैं कुछ पुष्टि करके कह पाऊंगा। लेकिन यह दौरा इत्तेफाक नहीं है। 29 से पहले योगी आदित्यनाथ को ग्लोबलाइज किया जा रहा है। उन्हें अब सिर्फ एक राज्य के नेता के तौर पर नहीं दिखाना चाह रही भारतीय जनता पार्टी। यह एक नेतृत्व का फैसला है, यह संगठन का फैसला है। एक तरफ नितिन नवीन भाजपा के युवा अध्यक्ष बन गए हैं, और अब दूसरी तरफ देखिए, जब चुनाव होगा 29 का, यह बात तय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद जो सबसे बड़े दूसरे स्टार प्रचारक होने वाले हैं 29 के चुनाव में, और जो सबसे ज्यादा असर दिखाने वाले हैं, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। देश में वो रहेंगे ही, देश में उनकी ताकत देखी जाएगी, देश में उनकी शक्ति आपको सियासत में नजर आएगी। लेकिन अब शुरुआत सिर्फ देश में नहीं हो रही है, ये सीधे संकेत हैं। अगर इन संदेशों को आप समझ जाएंगे, इन संकेतों को आप भांप लेंगे,
तो मुझे लगता है कि अगर आप उम्मीद करते हैं योगी आदित्यनाथ को लेकर कि वो भविष्य में भारत का नेतृत्व करते हुए आपको नजर आए, तो आपके लिए वो वक्त बहुत दूर मुझे नजर नहीं आ रहा है। ये एक शुरुआत कराई जा रही है कि अब आप भारत से बाहर निकलिए। भारत में आप पूरी तरह से अपना दबदबा, आप अपनी प्रतिष्ठा, आप राष्ट्रवाद की जो पूरी नींव है मजबूत कर चुके हैं अपने एंड से। अब आपको भारत के लिए दुनिया से मिलना है। अब आपको एक ग्लोबल लीडर के तौर पर, एक वैश्विक नेता के तौर पर उभरना है और उसकी शुरुआत मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ ने अपने सिंगापुर और जापान के दौरे से कर दिया। और मैंने तो एक दृश्य भी देखा, जब भारतीय समुदाय के लोगों से सिंगापुर में योगी आदित्यनाथ मुलाकात कर रहे थे और पूरा वहां पर संबोधन कर रहे थे, तो जो जय श्री राम के नारे गूंज रहे थे, वो सिर्फ सिंगापुर में नहीं गूंज रहे थे, उनकी गूंज भारत में भी सुनाई दे रही थी। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ